We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello friends, good afternoon all. My name is Puni Sompura and today I will discuss the per unit system, right? So per unit system में पढ़ने से पहले हम थोड़ा बेसिक कंसेप्ट समझते हैं. कंसेप्ट ये है कि हमें पता है कि हमारे पावर सिस्टम के अंदर कौन कौन से बेसिक 4 पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में हम हमेशा डिस्कस करते हैं. सो पावर सिस्टम कंटेंस बेसिकली मेन 4 पैरामीटर्स. कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे वो? सबसे पहले होगा करंट, देन दिस इज करंट, देन वोल्टेज, इम्पीडेंस एंड पावर, एक्टिव पावर. That is generally we are taking apparent power as that is complex power, right, which is the summation of active plus reactive power. अब इन चारों पैरामीटर में जो हमेशा हर किसी कंपोनेंट की स्पेसिफाई होते हैं, जनरली क्या होता है, इन 4 पैरामीटर को हम एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट वैल्यू. कैसे पर यूनिट के अंदर एक्सप्रेस करेंगे, कैसे इसकी कैलकुलेशन करेंगे, वो हम आगे डिस्कस करते हैं, राइट. लेट्स एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं पर यूनिट को समझने से. तो सपोज कि मैंने कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है, उस ट्रांसमिशन लाइन का मैंने सपोज एक लाइन टू लाइन वोल्टेज मेजर किया है. लेट्स से द वैल्यू ऑफ दिस लाइन टू लाइन वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज 210 kV, right. Now suppose I choose a randomly one base value, that is common value, right. How we will choose base value later on I will discuss with you. So suppose I choose a base value, let's say it is equal to 220 kV, right. Then per unit कैसे कैलकुलेट करेंगे? So to calculate the per unit value, per unit is basically the actual value to the base value. So actual value of that line to line voltage is 210 kV, right, to the base value. Base value कितनी है? 220 kV. So the ratio of 210 divided by 220 kV is 0.9545 kV to kV. So the unit of that per unit is dimensionless. There is no unit, right? That is the biggest advantage of per unit system, right? कैसे हम बेस वैल्यू लेते हैं मैं आपको डिस्कस करता हूँ. अब per unit हम यूज कर रहे हैं तो उससे क्या एडवांटेजेस हैं? तो द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ per unit system is by properly specifying the base quantities, the equivalent circuit of transformer can be simplified when expressed in per unit. The equivalent impedance of transformer whether referred to primary or secondary is same. सबसे पहले जो हम ये बोलते हैं कि equivalent impedance ट्रांसफार्मर का सेम है, चाहे हम उसको प्राइमरी साइड रेफर करें या सेकेंडरी साइड रेफर करें, हम इसको मैथमेटिक प्रूव करके दिखेंगे क्या ये सेम होता है या नहीं होता है. हमारे सिस्टम के अंदर हमको पता है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम जनरेटर, देन ट्रांसफार्मर, देन ट्रांसमिशन लाइन, अगेन ट्रांसफार्मर एंड देन मोटर, राइट. हर इक्विपमेंट की कुछ ना कुछ रेटिंग्स होती है. लाइक सिंक्रोनस जनरेटर है, तो सिंक्रोनस जनरेटर का हम किसी सिंक्रोनस जनरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं. इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है? सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होता है, हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स होगा, उसके पीछे इम्पीडेंस होगा, दैट इज रिएक्टेंस. XD जो डबल डैश हम काउंट करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स इज सिंक्रोनस रिएक्टेंस, राइट. सिमिलरली ट्रांसफार्मर होगा, तो ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होता है, प्राइमरी साइड इंपीडेंस होगा, R और X की वैल्यू गिवन होगी, सेंटर में मैग्नेटाइजिंग सर्किट होगा, और सेकेंडरी साइड वापस R और X इंपीडेंस की वैल्यू, दैट इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर. सेम ट्रांसमिशन लाइन होगी, ट्रांसमिशन लाइन को हम नॉमिनल T, पाई और लॉन्ग के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. देन मोटर अगेन सेम इन ट्रांसफार्मर. तो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट बनता है जिसमें हर किसी की वैल्यू होती है. लाइक सपोज जनरेटर है, तो जनरेटर का MVA रेटिंग स्पेसिफाई होगा, जनरेटर के अंदर XT डबल डैश या XT डैश सिंक्रोनस रिएक्टेंस की वैल्यू गिवन होगी, राइट. सेम जनरेटर का वोल्टेज रेटिंग गिवन होगी. ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो गिवन होगा, प्राइमरी साइड वोल्टेज, सेकेंडरी साइड वोल्टेज, सब क्या होगा, गिवन होगा. ट्रांसमिशन लाइन है तो ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ गिवन होगी, उसका वोल्टेज रेटिंग गिवन होगा.
मोटर है तो मोटर की कैपेसिटी रेटिंग गिवन होगी, और ट्रांसफॉर्मर। अगर इस सर्किट को कंबाइन करें तो बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट बन जाता है। इस सिस्टम को, सर्किट को सोल्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, ये जितनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेटिंग है, हम एक कॉमन बेस सेलेक्ट कर देते हैं और इन सब रेटिंग को उस कॉमन बेस के ऊपर चेंज कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं पर यूनिट सिस्टम, राइट। सो सेकंड एडवांटेज क्या होगा हमारा, कि द कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल apparatus ऑफ डिफरेंट टाइप एंड रेटिंग इज फैसिलिटेटेड बाय एक्सप्रेसिंग द इंपीडेंस इन पर यूनिट। जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, अलग अलग जो रेटिंग्स है, सपोज ट्रांसफार्मर की 100 MV रेटिंग है, जनरेटर है तो उसकी 150 है, मोटर की 200 है, ट्रांसमिशन लाइन की अलग है। तो ये जितने डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग है, तो इन सब के लिए मैं कॉमन बेस ले लेता हूँ। लाइक एग्जाम्पल, क्या ऐसा पॉसिबल है क्लास में कि मैं किसी स्टूडेंट को 50 मार्क्स का पेपर दूँ, किसी को 60 मार्क्स का पेपर दूँ, किसी को 70 मार्क्स का पेपर दूँ? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया कि सपोज मैंने एग्जाम में 100 मार्क्स का पेपर लिया, स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, जो स्टूडेंट्स मार्क्स लाएंगे वो उनकी एक्चुअल वैल्यू होगी, क्लियर। जो स्टूडेंट मार्क्स लाएंगे वो उनकी एक्चुअल वैल्यू होगी। मैंने क्या किया, 100 मार्क्स का पेपर बनाया, दैट इज बेस वैल्यू, जिस बेस वैल्यू विच इज कॉमन फॉर ऑल स्टूडेंट्स, राइट। तो वो 100 जो मेरा मार्क्स है सबके लिए कॉमन है, वो पेपर सबके लिए कॉमन है। तो अब जो मेरा रिजल्ट आएगा, सपोज कोई ए स्टूडेंट है, उस ए स्टूडेंट ने 70 मार्क्स लाए, तो 70 आउट ऑफ 100 दैट इज 70%, so 0.7 दैट इज पीयू पर यूनिट, राइट। ये 0.7 पीयू हम किसी और के बेस पे भी इक्विवेलेंट कर सकते हैं, क्लियर है। सो what is the per unit quantity? Per unit quantity is basically a actual value of the quantity in any unit। किसी भी यूनिट में हो सकता है, चाहे वो वोल्ट में हो सकता है, चाहे एम्पियर में हो सकता है, चाहे वोल्ट एम्पियर वीए केवीए एमवीए में हो सकता है, या फिर ओम में हो सकता है, right? So the actual value of the quantity in any unit to the base value of the quantity in same unit। अगर आपने एक्चुअल वैल्यू एमवीए में लिया है तो आपको बेस वैल्यू भी किस में लेना है, एमवीए में लेना है, राइट। अगर आपने एक्चुअल वैल्यू केवी में लिया है तो बेस वैल्यू भी किस में लेना है, केवी में। अब कैसे बेस लेना है, राइट। बेस लेने के तरीके बताता हूँ मैं। So when all the quantities are converted in per unit value, the different voltage level disappear। सपोज जनरेटर है, जनरेटर का 11 केवी है, सपोज ट्रांसफॉर्मर है तो 11/132 केवी का ट्रांसफॉर्मर है। देन ट्रांसमिशन लाइन है, मान लो ट्रांसमिशन लाइन की 132 केवी की है। अगेन एक ट्रांसफॉर्मर है जो स्टेप डाउन है, वो 132 डिवाइड बाई 11 केवी का है। और उसके बाद एक मोटर है, लोड है, राइट, तो वो लोड 11 केवी का है। तो हर किसी के डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज रेटिंग है। अगर मैं कॉमन वोल्टेज ले लेता हूँ, अगर मैं कॉमन वोल्टेज ले लेता हूँ, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज लेवल है वो सब क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब कॉमन वोल्टेज लेवल लेने से मैं इन सबको पर यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ, क्लियर। सो डिफरेंट वोल्टेज लेवल डिसअपियर एंड पावर नेटवर्क इन्वॉल्विंग सिंक्रोनस जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर एंड ट्रांसमिशन लाइन रिड्यूस टू अ सिस्टम ऑफ सिंपल इंपीडेंस। मैं एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम को इंपीडेंस डायग्राम में क्या ले आऊंगा, चेंज कर दूंगा, उस इंपीडेंस से मैं रिएक्टेंस डायग्राम। तो उससे क्या हो रहा है कि मेरा जो कॉम्प्लेक्स पावर सिस्टम है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है, रिड्यूस। क्लियर यहाँ तक? ओके। अब अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि यहाँ पे कि मेन 4 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, करंट, वोल्टेज, इंपीडेंस और एपरेंट पावर, एस। पी इज एक्टिव पावर, राइट। सो हम इन सबको पर यूनिट करना चेंज कर सकते हैं, राइट। सो व्हाट इज एस पर यूनिट? एस पर यूनिट मींस एपरेंट पावर इन पर यूनिट इज इक्वल टू एस बाय एस बी। What is S in numerator is the actual value of S, right, divided by SB, that is the base value of complex power. So per unit system of complex power is equal to actual value of the complex power to the base value, clear. Similarly, VPU, voltage in per unit, is equal to V actual divided by V base. Current in per unit is equal to I actual divided by I base. Impedance per unit is equal to Z actual divided by Z. Let's say it is equal to equation number 2. This ZB, IB, VB and SB, these all are real quantities, right? While S complex, SPU, VPU, these are the complex quantities, like this. These are the real numbers. So S, V, I, Z, these are the phasor or voltage complex quantity, either phasor or complex quantity. Like V and I are phasor quantities, right? Similarly, SB, VB, IB, ZB, B जो सब B है वो, that is B means base value, right? These are the real numbers जो हम select करेंगे, like 100 MVA, 11 kV, वो सब क्या एक real numbers है, clear है? So in
बेसिकली 4 पैरामीटर्स में से. So to completely define a per unit system, minimum 4 basic parameters are required. कौन-कौन से 4 basic parameters हैं? Complex power, voltage, current and impedance. But out of these 4 parameters, 2 independent base value can be arbitrarily selected. 2 वैल्यू लेनी है. इन चारों में से कोई भी 2 वैल्यू जिसको हम बेस मानेंगे. जब भी हम किसी सिस्टम को न्यूमेरिकली सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें बेस वैल्यू लेना पड़ेगा. तो वो कौन से 2 पैरामीटर है जिसको हम बेस वैल्यू लेंगे? फर्स्ट पैरामीटर इज 3 फेज एमवीए और केवीए और वीए, दैट इज एपरेंट पावर. उस फर्स्ट एपरेंट पावर को हम क्या करेंगे? बेस वैल्यू की तरह सेलेक्ट करेंगे. और सेकंड द लाइन टू लाइन वोल्टेज वी बेस या फिर केवी बेस. तो सबसे पहले हमें जितने भी इक्विपमेंट है उन सबका एक कॉमन एमवीए बेस या केवी बेस बनाना पड़ेगा. एक बात ध्यान रखिएगा, जो एमवीए बेस है तुम्हारा सिस्टम का वो थ्रू आउट सेम चलेगा. आई रिपीट, एमवीए बेस जो है सिस्टम का वो थ्रू आउट सेम चलेगा, चाहे वो जनरेटर हो, चाहे ट्रांसमिशन लाइन हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो, अगेन एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो या मोटर लोड हो, सबका एमवीए सेम रहेगा. क्लियर? बट केवी में सेम नहीं रहेगा. होगा क्या? केवी कहाँ चेंज आएगा? केवी चेंज आएगा जहां पे ट्रांसफार्मर आ जाएगा. क्यों चेंज होगा? क्योंकि ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशो पिक्चर में आ जाएगा. क्लियर? सपोज एक सिंपल सर्किट है हमारे पास जिसके अंदर एक जनरेटर है. तो हमने एक जनरेटर का केवी बेस ले लिया. ओके, ट्रांसफार्मर आएगा. तो ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी और सेकेंडरी साइड है, प्राइमरी साइड तो केवी बेस वही चलेगा. मतलब फर्स्ट जो ट्रांसफार्मर है उसका केवी बेस वही होगा जो जनरेटर का बेस होगा. पर जैसे आप ट्रांसफार्मर से आगे जाओगे, ट्रांसमिशन लाइन पे जाओगे, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो पिक्चर में आ जाएगा. राइट? उस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वजह से जो आगे ट्रांसमिशन लाइन है उसका केवी बेस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. कैसे चेंज हो जाएगा मैं आपको आगे बताऊंगा. फिर उस ट्रांसमिशन लाइन का नया बेस आया आपके पास. ट्रांसमिशन लाइन के बाद हमारा अगेन एक ट्रांसफार्मर आएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. तो उसकी प्राइमरी भी वही बेस चलेगा जो लाइन का चलेगा. तो लाइन और ट्रांसफार्मर इन दोनों का बेस भी क्या होगा? सेम. जैसे ही आप वो ट्रांसफार्मर से आगे जाओगे, आगे मोटर पे लोड पे जाओगे, फिर से तुम्हारा जो केवी बेस है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. क्यों चेंज होगा? क्योंकि फिर से ट्रांसफॉर्मेशन रेशो पिक्चर में आ जाएगा. तो हमारे यहाँ पे 2 बार चेंज हुए. जनरेटर और फर्स्ट ट्रांसफार्मर जो था स्टेप अप, इन दोनों का केवी बेस एक चला. ट्रांसमिशन लाइन और फिर सेकंड जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसका केवी बेस सेम चला. और फिर मोटर का केवी बेस सेम चला. क्लियर? बट सबके लिए एमवीए बेस सेम रहेगा. क्लियर यहाँ तक? चला आगे. तो ये 2 पैरामीटर है एमवीए बेस और केवी बेस जिसको हमको लेना है फर्स्ट. ओके, सो इन ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रिकल लॉस, अरे क्या है दिव्यानी? So in order for electrical loss to be valid in the per unit system, the following relations must be used for other base value. इन दोनों के बेस के ऊपर हम अदर बेस वैल्यू निकाल देंगे. राइट? क्योंकि हमने एमवी ले लिया, केवी ले लिया, तो फिर बचा क्या? करंट और इंपीडेंस. तो हमें इनकी बेस वैल्यू निकालनी है. सो फॉर 3 फेज सिस्टम द एमवीए बेस इज इक्वल टू √3 into केवी बेस into I base. राइट? √3 into किलोवोल्ट बेस into I base. So from here I base is equal to, ये नीचे चला जाएगा तो एमवीए बेस डिवाइड बाय √3 into केवी बेस हो जाएगा. क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट हम निकालेंगे इंपीडेंस का बेस, जेड बेस. जेड बेस इक्वल टू व्हाट? देखो ये 3 फेज सिस्टम है जो लाइन टू लाइन वैल्यू है. हमें अगर पर फेज चाहिए तो फेज इक्वल टू लाइन अपॉन √3 होता है. सो केवी बेस अपॉन √3, क्योंकि ये जो बेस वैल्यू है वो हमने लाइन टू लाइन सेलेक्ट किया. सो जेड बेस इज इक्वल टू व्हाट? केवी बेस डिवाइड बाय √3 डिवाइड बाय आई बेस. यहाँ तक क्लियर है? जेड इक्वल टू वी बाय आई वाला फंडा. सो that is equation number 4. Now put the value of IB from equation 3 to the equation 4. So your ZB becomes, ZB is equal to KV base as usual, √3 as usual. IB की जगह आ जाएगा यहाँ पे डिनोमीटर में MVA बेस, और ये जो √3 KV बेस है वो ऊपर जाके न्यूमेरेटर में आ जाएगा. क्लियर यहाँ तक? √3 से √3 क्या हो गया? कैंसिल हो. तो Z बेस क्या मिला तुम्हें? KV बेस स्क्वायर डिवाइड बाय MVA बेस. ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, आगे बहुत इसकी जरूरत पड़ेगी. So Z base is equal to KVA base divided by MVA base. Clear? One note: the phase and line quantities expressed in PU values are the same, and circuit laws are valid. जो हम आगे यूज करते हैं. यहाँ तक क्लियर है? I hope. Next, we will calculate complex power. We note S equal to VI conjugate. S PU equal to VPU IPU conjugate.
वाई कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट का फंडा क्या है? कॉन्जुगेट अभी आप 6 सेमेस्टर में हो ईपीएस 2 में, और जब आप बाद में 7 सेम में लोड फ्लो स्टडीज के बारे में पढ़ेंगे, तो जब हमारी करंट और वोल्टेज की जो वेवफॉर्म्स है वो जब साइनसोइडल होती है, तो उनका जो पावर फैक्टर एंगल है उसको कैप्चर करने के लिए हम जनरली कॉन्जुगेट का यूज करते हैं, राइट? उसमें आप डिटेल में आप पढ़ेंगे. So S equal to VI conjugate, so VPU IPU conjugate. We know that complex power S equal to P plus JQ, right? Similarly, Z equal to V by I, so VPU equal to ZPU into IPU. That is equation number 8. Now we will calculate the three-phase complex load power, right? Three-phase complex load power is what? S load three-phase equal to 3 times of V phase into IL conjugate. V phase per phase voltage, IL is the per phase load current, and because it is three phase, so we will three phase को multiple कर रहे हैं, right? That is the equation number 9, right? Now we will calculate the per phase load current. Load current equal to V phase divided by Z phase, ZL load impedance. Yeah. Now if we put equation number 10 in equation number 9, so S load three phase is equal to 3 into V phase IL conjugate, so V phase divided by ZL conjugate. क्लियर है? यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम किसी V phase और V phase conjugate को मल्टीपल करते हैं तो V into V conjugate is basically a magnitude of V square, right? So V, that is the magnitude of V phase square 3 as usual ZL conjugate. ये conjugate नीचे भी आएगा ZL पे. अब ये ZL conjugate जब यहाँ ऊपर चला जाएगा तो S load 3 phase conjugate नीचे आ जाएगा. अगर हम दोनों साइड conjugate लेते हैं तो ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड है जिसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो ये ZL कॉन्जुगेट ऊपर गया, ये नीचे आ गया. और जब हम कॉन्जुगेट फिर से करेंगे, ये कॉन्जुगेट जो ट्रांसफर होगा तो ये कॉन्जुगेट यहाँ पे नीचे आ जाएगा. ये जब यहाँ नीचे जाएगा तो ये यहाँ पे नीचे जाएगा. ये मैग्नीट्यूड है तो इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, रियल क्वांटिटी है, राइट? यहाँ पे चेंज आएगा तो यहाँ पे इसका ये जो कॉन्जुगेट था ये शिफ्ट हो गया, मतलब इसका जब डबल करेंगे तो यहाँ पे ये ट्रांसफर हो जाएगा. क्लियर? अब हम निकालेंगे, ये हमने पर यूनिट वैल्यू निकालेंगे किसकी? इंपीडेंस की. सो Z पर यूनिट इज इक्वल टू Z एक्चुअल, दैट इज ZL डिवाइड बाय Z बेस. एक्चुअल वैल्यू ये हमने निकाली. क्या वैल्यू निकाली है? 3 ऑफ V फेज स्क्वायर डिवाइड बाय S लोड 3 फेज कॉन्जुगेट. और बेस वैल्यू हम लोग को मिलेगी इक्वेशन नंबर 5 से. कहां गया? kV बेस स्क्वायर डिवाइड बाय MVA बेस. क्लियर यहां तक? तो ये हमने वैल्यू रख दी यहाँ पे, kV बेस स्क्वायर डिवाइड बाय MVA बेस. क्लियर? We know that line to line voltage is equal to root 3 of phase voltage. So अगर स्क्वायर करोगे तो root 3 का स्क्वायर 3 VPH स्क्वायर, राइट? तो ये जो 3 ऑफ VPH स्क्वायर है फेज स्क्वायर इज इक्वल टू V लाइन टू लाइन स्क्वायर. तो ये वैल्यू हमने उठा के कहाँ रख दी यहाँ. तो Z पर यूनिट क्या आया? V लाइन टू लाइन स्क्वायर इंटू MVA बेस डिवाइड बाय S लोड 3 फेज कॉन्जुगेट इंटू kV बेस स्क्वायर. क्लियर है? अब देखो ये लाइन टू लाइन वोल्टेज एक्चुअल वैल्यू है, ये बेस वैल्यू है. तो अगर ये इसको इस साइड ले जाइए, ये जो एस लोड थ्री फेज कॉन्जुगेट वैल्यू वो एक्चुअल वैल्यू है और ये एमवीए बेस वैल्यू है, इसको उठा के आप नीचे की साइड ले जाइए तो हमारी इक्वेशन कैसे बन जाएगी? जेड पी यू इक्वल टू वी लाइन टू लाइन, ये के वी बेस इस साइड ले लो, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा इनटू ये एमवीए बेस को नीचे ले जाओ आप, तो 1 अपॉन एस लोड थ्री फेज कॉन्जुगेट डिवाइड बाय एमवीए बेस. Actual value divided by base value, we know that per unit value, so that is V per unit square into actual value divided by base value per unit value, so S load conjugate per unit, right? So what is finally ZPU? ZPU equal to VPU square divided by S load conjugate, right? So what is the final conclusion? The conclusion is that for power system analysis, all impedance must be expressed in per unit value on a common basis, right? हम सबको किस में चेंज कर देंगे? पर यूनिट करना चाहिए. क्लियर? अब होता क्या है, द इम्पीडेंस जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज हैं जो जनरेटर बनाते हैं, ट्रांसफार्मर बनाते हैं, मोटर्स बनाते हैं, तो वो सब कुछ ना कुछ रेटिंग स्पेसिफाई करते हैं. वो जो रेटिंग स्पेसिफाई करते हैं वो क्या होती है? एमवी रेटिंग होती है. पर यूनिट रिएक्टेंस स्पेसिफाई करते हैं, पर यूनिट इम्पीडेंस स्पेसिफाई करते हैं, राइट? So the impedance of generator, transformer and motor supplied by the manufacturers are generally given per unit value on their own rating. Right? जो भी रेटिंग वो गिवन होगी उसकी हम पर यूनिट वैल्यू स्पेसिफाई होगी. अब कैसे चेंज करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से जो हम इसका हम हर न्यूमेरिकल के अंदर यूज करेंगे. सपोज कि एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको. आपके पास एक जनरेटर है, उसके बाद एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, फिर एक लाइन है,
फिर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है और फिर लो है, राइट। हर किसी की एमवी रेटिंग गिवन होगी, एक्स गिवन होगा रिएक्टेंस और वोल्टेज गिवन होगा हर किसी। जो वैल्यू गिवन है वो ओल्ड वैल्यू है। आई रिपीट, जो वैल्यू मशीन पे गिवन है, इक्विपमेंट पे गिवन है, वो सब वैल्यू ओल्ड वैल्यू होगी, राइट। अब हम न्यू वैल्यू एज्यूम करेंगे। जो न्यू वैल्यू हम मान रहे हैं वो हमारी बेस वैल्यू होगी। क्या होगी? बेस वैल्यू, जिसके बेस पे मैं पर यूनिट निकालूंगा। क्लियर? जो वैल्यू हम मान रहे हैं, जो नई वैल्यू है, न्यू वैल्यू है, वो बेस वैल्यू होगी, जिसके बेस पे हम क्या निकालेंगे? पर यूनिट निकालेंगे। तो जब हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं तो मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि हम दो पैरामीटर को बेस मान के चलेंगे। सबसे पहले हम जो बेस मानेंगे वो एमवीए होगा। तो जो एमवीए जो बेस हमने माना है अभी, जो सिस्टम के लिए सेम है, वो न्यू वैल्यू होगी। हर इक्विपमेंट पे एमवीए गिवन होगा, वो उनकी ओल्ड वैल्यू। क्लियर? सेम हम केवी मानेंगे हर इक्विपमेंट के लिए और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। तो जो केवी मान रहे हैं वो न्यू वैल्यू है, जो केवी मशीन पे गिवन है, इक्विपमेंट पे गिवन है, वो ओल्ड केवी है। तो टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं, एमवीए, केवी, एक्स या जेड, एक ही बात है, राइट। जेड एक्स एमवीए ये ऑलरेडी सब पे गिवन था, जो ओल्ड वैल्यू था। हमने न्यू क्या माना? हमने माना एमवीए न्यू, हमने माना केवी न्यू। तो बचा क्या? जेड। तो जेड पर यूनिट न्यू निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, राइट। जेड पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू जेड पर यूनिट ओल्ड जो उस इक्विपमेंट पे गिवन है, इनटू केवी ओल्ड, वो केवी जो उस इक्विपमेंट पे गिवन है, डिवाइड बाय केवी न्यू जो हम मान रहे हैं शुरू में। जो अभी हमने दो पैरामीटर माने, जो न्यू पैरामीटर हमने माने सिस्टम के लिए, जो सबके लिए सेम होंगे, केवी न्यू इंटू एमवी न्यू, जो हम सबके लिए क्या होगा? एमवीए सेम होगा। तो जो हमने माना, जो नया वैल्यू मानी है वो एमवीए न्यू डिवाइड बाय एमवी आउट, जो उस सिस्टम पे स्पेसिफाई होगा, उस मशीन पे स्पेसिफाई, राइट। तो उस इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या निकाल लेंगे? जेड पर यूनिट न्यू निकाल। क्या रखना है फॉर्मूला? जेड पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू जेड पर यूनिट ओल्ड इनटू केवी ओल्ड बाय केवी न्यू होल स्क्वायर, एमवी न्यू बाय एमवीए ओल्ड। इज इट क्लियर यहाँ तक? सो फ्रेंड्स, अब हम फाइनल टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। अभी हमने पहले डिस्कस किया कि अगर हम ट्रांसफार्मर का पर यूनिट निकालें तो प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड, चाहे तुम सेकेंडरी को प्राइमरी रेफर करो कि प्राइमरी को सेकेंडरी रेफर करो, पर यूनिट वैल्यू सेम आती है। अब हम इसका मैथमेटिकली प्रूव करके देख लेते हैं क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। सो अ थ्री फेज ट्रांसफार्मर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। बट कब रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को? जब तुम्हारा सिस्टम बैलेंस होगा, तभी हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर ऑब्टेनिंग द पर फेज सॉल्यूशन। सो यहाँ पे डायग्राम गिवन है। टर्मिनल वोल्टेज ये प्राइमरी साइड है, ये तुम्हारी सेकेंडरी साइड है। टर्मिनल वोल्टेज जो गिवन है वीपी प्राइमरी साइड का, सेकेंडरी साइड का जो टर्मिनल वोल्टेज है दैट इज वीएस। करंट जो प्राइमरी साइड फ्लो हो रही है दैट इज आईपी, सेकेंडरी साइड करंट इज आईएस। ZP एंड ZS आर प्राइमरी सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस, राइट। हमने मैग्नेटाइजिंग इंपीडेंस और रिएक्टेंस को नेगलेक्ट मान के चल रहे हैं। तो ये जो तुम्हारा लीकेज रिएक्टेंस है प्राइमरी साइड का वो ZP, सेकेंडरी साइड का ZS। EP वोल्टेज अक्रॉस वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, ES across secondary winding, and 1:A is your turns ratio. What is 1:A? We will discuss. Right? 1:A. We know turns ratio is N1 by N2, right? अगर ये N1 नीचे चला गया तो यहाँ पे क्या हो गया 1, 1:N2 by N1, N2 by N1, let's say it is equal to A, right? So A is equal to what? N2 by N1. Number of turns in secondary winding to the number of turns in primary winding, right? 1:A, right? Now फिर वही बात, हम बेस वैल्यू मानेंगे सिस्टम की, तो हमें दो वैल्यू माननी है, एक एमवीए बेस। देखो अभी फिर से वही बात आ गई, ट्रांसफार्मर सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रांसफार्मर ही एक ऐसा इक्विपमेंट है जो हमारे सिस्टम के अंदर केवीए बेस को चेंज कर देगा। तो हमें सबसे मेन जो कंसंट्रेशन करना है वो ट्रांसफार्मर के ऊपर। जनरेटर से कोई चेंज नहीं होगा, लाइन से कोई चेंज नहीं होगा, मोटर से कोई चेंज नहीं होगा। केवी बेस चेंज होगा तो कहाँ से चेंज होगा? ट्रांसफार्मर के कारण चेंज होगा, राइट। तो मैं तुम्हें पहले बताया था कि जो एमवीए बेस या वीए बेस जो भी लेंगे वो पूरे सिस्टम में क्या होगा? सेम चलेगा, चाहे वो कोई भी इक्विपमेंट हो, राइट। तो वीए बेस हमने कॉमन वीए बेस ले लिया, राइट। वीपीबी प्राइमरी साइड का वोल्टेज बेस ले लिया, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज बेस ले लिया, क्योंकि टर्न्स रेशियो के हिसाब से वो चेंज हो जाएगा, राइट। सो अगर हम रेशियो निकालें तो हमें पता है कि अपने मशीन में पढ़ा होगा पहले ट्रांसफार्मर में कि ईपी बाई एस
वीपी बाई वीएस और आईएस बाय आईपी का जो रेशियो आता है वो कितना आता है, 1:A आता है। N1 बाई N2 भी 1:A। A इज इक्वल टू क्या होगा, N2 बाई N1, राइट। अब अगर वीपी बाई वीएस इक्वल टू 1/A है एक्चुअल वैल्यू, तो बेस वैल्यू भी सेम होगी। तो वीपीबी प्राइमरी साइड बेस वैल्यू डिवाइड बाय वीएसबी सेकेंडरी साइड बेस वैल्यू इक्वल टू 1/A होगा। सेम यहाँ पे देखिए आईपी बाय आईएस तो A बाय 1 होगा, आईएस बाय एपी 1/A है तो आईपी बाय एस क्या होगा, A बाय 1 होगा। तो आईपीबी बाय एस भी क्या होगा, A होगा, सिंपल। तो Z इक्वल टू V बाय I, सो ZPB इज इक्वल टू VPB बाय IPB, एंड सिमिलरली ZSB इज इक्वल टू VSB बाय ISB। ये प्राइमरी साइड और ये सेकेंडरी साइड। अब इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी साइड इक्वेशन लगाते हैं केवीएल की, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या लगेगा, ES माइनस IS इंटू ZS माइनस VS। आई रिपीट, ES माइनस IS इंटू ZS माइनस VS इक्वल टू 0। केवीएल लगाओ, सिंपल। तो ES माइनस IS इंटू ZS माइनस VS इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो व्हाट इज VS, VS इज इक्वल टू ES माइनस ZS इंटू। सेम इक्वेशन अप्लाई करोगे कहाँ पे, प्राइमरी में, तो आपकी इक्वेशन क्या आएगी, EP इक्वल टू VP माइनस ZP इंटू। क्लियर। EP बाई ES का रेशियो हमें पता ही है, यहाँ से EP बाई ES का रेशियो क्या होता है, 1/A होता है। तो EP बाई ES कितना है, 1/A है। तो ES की वैल्यू क्या आएगी, ES इक्वल टू क्रॉस मल्टीपल कर दो, तो ES इंटू 1 इक्वल टू A इंटू EP। ES कितना मिला, A इंटू EP मिला। नाउ पुट 23 इन 21, यहाँ पे रखो ES की वैल्यू। तो ये VS का तो VS रहा, ES की जगह आपका हो गया A इंटू EP माइनस ZS इंटू IS। इक्वेशन नंबर 20। अब देखो VS का VS एक आए, EP की इक्वेशन में निकाली ये 22 पे, VP माइनस ZP इंटू IP माइनस ZS इंटू IS। ये इक्वेशन हो गई 25। डन। ओके। VP पर यूनिट, एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय बेस वैल्यू, सो एक्चुअल वैल्यू VP, बेस वैल्यू VP। अब देखो ऐसे सब चलेगा सेम, करंट के लिए भी वही होगा, IP पर यूनिट, ZP पर यूनिट, ZS पर यूनिट। तो ये इक्वेशन को चेंज करो, ये एक्चुअल वैल्यू है, तो पर यूनिट इक्वल टू एक्चुअल बाय बेस होता है, तो एक्चुअल इक्वल टू क्या होगा, पर यूनिट इनटू बेस। ऐसा ना, पर यूनिट इक्वल टू एक्चुअल बाय बेस, तो एक्चुअल इज इक्वल टू पर यूनिट इनटू बेस। तो VS इक्वल टू VS पर यूनिट इनटू VS बेस। समझ में आया। एक का ये रहेगा VP इक्वल टू VP पर यूनिट इनटू VP बेस, माइनस का माइनस, ZP पर यूनिट इनटू ZP बेस, IP पर यूनिट इनटू IP बेस, माइनस ZS पर यूनिट इनटू ZS बेस, IS पर यूनिट इनटू IS बेस। सेम चलेगा। ओके। नाउ इस पूरी इक्वेशन में इस VSB को हम क्या करते हैं, यहाँ राइट हैंड साइड डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, ये एक के साथ इसका मल्टीपल हो गया, तो ये VS पर यूनिट का तो VS पर यूनिट रहा, ये A इंटू VP पर यूनिट इंटू VPB डिवाइड बाई VSB, माइनस A इंटू ZP पर यूनिट इंटू ZPB, IP पर यूनिट इंटू IPB डिवाइड बाई VSB रहा, माइनस ZS पर यूनिट इंटू ZSB माइनस इंटू IS पर यूनिट इंटू ISB डिवाइड बाई VSB। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, ये VS पर यूनिट का VS पर यूनिट रहा, VPB डिवाइड बाई VSB, VPB बाई VSB, VPB बाई VSB, इक्वेशन नंबर 70, 1/A, VPB बाई VSB 1/A। ओके, यहाँ पे रखो 1/A, तो A से A क्या हो गया, कैंसिल। समझ में आया। तो क्या बचा, VP पर यूनिट रखा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे देखो ध्यान से, ZPB इंटू IPB दिख रहा है, ये ZPB इंटू IPB, ऊपर जाओ, ZPB इंटू IPB क्रॉस मल्टीपल करो, क्या मिला, VPB मिला, राइट। ये VPB अगर तुम यहाँ रखते हो, ZPB इंटू IPB क्या हो गया, VPB हो गया। तो VPB बाई VSB, समझ में आ रहा है, VPB बाई VSB, VPB बाई VSB क्या हुआ, 1/A हुआ, क्या हुआ, 1/A हुआ। ये 1/A अब यहाँ रखो, तो A से A क्या हो गया, कैंसिल। समझ में आया। तो फाइनली क्या बचा, ZP पर यूनिट बचा, IP पर यूनिट बचा। क्लियर। आगे चलो, माइनस का माइनस, यहाँ पे देखो ZSB ISB दिख रहा है, ये दोनों ZSB इंटू ISB, ऊपर जाओ, ZSB इंटू ISB क्या हुआ, VSB हुआ, ठीक है। VSB यहाँ रखो, VSB से VSB क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, ZS पर यूनिट IS पर। क्लियर। अब यहाँ देखो, हमें पता है कि IP बाय IS का रेशियो क्या होता है, A, IPB बाय ISB का रेशियो भी क्या होता है, A।
अगर ये नीचे चले जाते क्रॉस होकर, तो ये आईपीबी यहाँ नीचे आ गया, ये आईएस यहाँ ऊपर आ गया, ये इक्वेशन बन गई। IP by IPB, IP is actual value, base value, actual by base equal to per unit, so it is primary side current per unit. IS by ISB, primary by second actual value divided by base value, right? तो ये per unit यहाँ का हो गया। जब प्राइमरी साइड करंट का पर यूनिट सेकेंडरी साइड करंट के पर यूनिट के बराबर है, तो लेट्स से इट इज इक्वल टू I। समझ गया? तो चाहे तुम यहाँ से वहां करो, वहां से यहाँ करो, करंट पर यूनिट वैल्यू प्राइमरी और सेकेंडरी की हमेशा क्या होगी, सेम। क्लियर? इक्वेशन नंबर 28। अब देखो 28 को रखो 27 में यहाँ पे, तो देखो VS पर यूनिट का तो VS पर यूनिट रहा, VP पर यूनिट का भी VP पर यूनिट रहा, IP पर यूनिट किसके इक्वल है, I पर यूनिट के, तो तुमने IP को क्या रखा, I पर यूनिट कर दिया। ZP पर यूनिट का ZP पर यूनिट रहा, माइनस IS पर यूनिट किसके इक्वल है, IPU के, तो IPU रखा, ZSPU का ZSPU रखा। क्लियर यहाँ तक? दोनों में कॉमन क्या आ गया, ZPPU ZSPU, IPU बाहर निकाल दो, ZPPU प्लस ZSPU लेट्स से इक्वल टू ZPU। तो फाइनल हमारे पास इक्वेशन क्या आई, VSPU प्राइमरी साइड पर यूनिट इक्वल टू सेकेंडरी साइड पर यूनिट इक्वल टू प्राइमरी साइड पर यूनिट माइनस IP इंटू। ये जो फाइनल इक्वेशन है दैट इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पर यूनिट इक्विवेलेंट सर्किट है। तो अगर हम इसको ग्राफ फिगर के थ्रू अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करेंगे, ये VP पर यूनिट ये रहा, ये VS पर यूनिट रहा, ये तुम्हारा Z पर यूनिट हो गया, तो VP इक्वल टू VS प्लस VP माइनस VS इक्वल टू दिस Z इंटू I। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, पर यूनिट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सो फाइनली अब हम ये प्रूव करेंगे क्या अगर हम प्राइमरी को सेकेंडरी मिलाते हैं, इंपीडेंस को रेफर करते हैं, तो क्या उसका इंपीडेंस सेम होता है या नहीं होता है। सो ZPU कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द इक्विवेलेंट इंपीडेंस ऑन प्राइमरी और सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर। अगर प्राइमरी साइड का एक बार हम सॉल्व कर देखते हैं, सेम चीज सेकेंडरी साइड को, तो प्राइमरी साइड का टोटल इंपीडेंस Z1 प्राइमरी साइड, एक्चुअल पहले कितना था ZP जो प्राइमरी लीकेज इंपीडेंस था, सेकेंडरी साइड जब रेफर हुआ प्राइमरी पे तो टर्न्स रेशियो स्क्वायर का डिवाइड हो जाएगा, तो का क्या होगा ZP जो एक्चुअल था प्लस ZS डिवाइड बाय A स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को बेस वैल्यू से डिवाइड कर लेता हूँ, राइट, तो ZP डिवाइड बाय प्राइमरी साइड था, तो प्राइमरी का बेस कितना है ZPB, क्लियर? अब अगर मैं सपोज इक्वेशन 19 को इक्वेशन 20 से डिवाइड करता हूँ, 19 और 20 दिख रही है ये दोनों, ZPB डिवाइड बाय ZSB, तो VPB डिवाइड बाय VSB, IPB और ISB ऊपर चला जाएगा, इन दोनों का डिवाइड हो जाएगा, तो तुम्हारे पास कैसे डिवाइड होगा, ये VP बाय IPB और VSB ऊपर चला क्या चला जाएगा, ISB चला जाएगा। VP बाय IP का रेशो क्या है, 1/17 और 18, ये ऊपर इक्वेशन जो थी वो हमारी ये थी, तो VPB बाय VSB 1/, IPB बाय ISB A, तो उसका उल्टा 1/A हो गया, ठीक है, तो ये 1/A हो गया और ये 1/A हो गया, तो 1/A स्क्वायर हो गया, तो ZPB बाय ZSB 1/A स्क्वायर, तो व्हाट इज ZSB, ZPB इंटू A स्क्वायर चलाया, तो यहाँ पे ZPB इंटू A स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, ZSB रखेंगे, तो ये क्या रखा हमने ZSB, एक्चुअल बाय बेस पर यूनिट हो गया, एक्चुअल बाय बेस ZP पर यूनिट हो गया, और ये ZS बाय ZSB एक्चुअल बाय बेस ZS पर यूनिट। अभी हमने डिराइव किया कि ZP पर यूनिट प्लस ZS पर यूनिट क्या होता है, Z पर यूनिट होता है, क्या होता है, Z पर यूनिट। जो प्राइमरी साइड का जो इंपीडेंस का जो पर यूनिट है वो किसके इक्वल हो गया, टोटल इंपीडेंस के पर यूनिट। सेम काम करेंगे किसमें, सेकेंडरी साइड में, तो सेकेंडरी साइड की इक्वेशन क्या है, ZS प्लस ZPPU, और ये भी किसके इक्वल है, ZPU। मतलब हम प्रूव कर चुके हैं कि प्राइमरी, चाहे तुम प्राइमरी इंपीडेंस को सेकेंडरी साइड रेफर करो कि सेकेंडरी इंपीडेंस को प्राइमरी साइड रेफर करो, पर यूनिट के अंदर इसके वैल्यू हमेशा क्या होती है, सेम होती है। क्लियर? So therefore per unit impedance of the transformer is the same whether computed from primary or secondary. I hope आपको ये per unit सिस्टम समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी है पुनीत सोमपुरा punitsomura@gmail.com। एक बार आप इस चैप्टर के थ्रू जाइएगा, इसके बाद हम कल से नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके।